All right everyone, now we are coming to market mechanism chapter. इस चैप्टर में काफी सारे ग्राफ है, बट मैं आपको इस चैप्टर के गुड न्यूज दे देता हूं कि आपको कोई ग्राफ लर्न करने की जरूरत नहीं है। बहुत से ग्राफ है बट यू डोंट हैव टू लर्न एनी ग्राफ। मैं आपको इस चैप्टर में दो चार टेक्निक सिखा दूंगा और उस टेक्निक के हेल्प से आप कितने भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, सो आप बस टेक्निक पे फोकस करो। एक बार आप तरीका सीख गए तो फिर ग्राफ बनाना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप सारे ग्राफ को रटने गए तब तो फिर गेम खत्म है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको सबसे पहले डिमांड के कितने ग्राफ्स आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था। नॉर्मल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा आपको याद रखना है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा दिखता है, ये हमने इलास्टिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। थर्ड आपको याद रखना है एक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा दिखता है, ये वर्टिकल स्टैंडिंग ग्राफ है और ये भी पैरेलल होता है बट टू वाई एक्सिस। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि इंक्रीज इन डिमांड कैसे दिखाते हैं, तो ये एरो के हेल्प से आप दिखाओगे राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। और फिफ्थ आपको याद रखना है कि डिक्रीज इन डिमांड कैसे दिखाते हैं, तो इसे भी आप एरो के हेल्प से दिखाओगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बस आपको 5 डिमांड कर्व्स याद रखने हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में कर रखा है, लॉजिक एंड ऑल के साथ समझ रखा है। बस इन्हीं 5 को आपको माइंड में रखना है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निक, बट आपको 5 ग्राफ्स माइंड में रखने हैं। सिमिलरली आपको सप्लाई के भी 5 ग्राफ्स माइंड में रखने हैं। सेम है, डिमांड का ग्राफ जैसा था सप्लाई का भी सेम है। दी ओनली डिफरेंस इज कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था और ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा 5 ग्राफ्स हमने यहां देखा वैसा ही 5 ग्राफ्स यहां पे है। डिमांड के ग्राफ जो है वो नीचे आते थे, सप्लाई के ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। दैट्स दी ओनली डिफरेंस। अगर आप ये 5 ग्राफ दोनों के याद रख लो, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो आप आगे कोई सा भी सम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज नॉट वेरी रेलेवेंट ओवर हियर। ठीक है, ये मैंने अपने कोर्स में सिखाया था एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कॉन्सेप्ट नंबर 4 है क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 4 है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? सर एक था ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो अलग था, वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था। अभी हम लोग मार्केट का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। तो सर मार्केट कब इक्विलिब्रियम पे होता है? जब आप डिमांड, ये ग्राफ को देखो, लुक एट दिस ग्राफ। जब आप डिमांड की कर्व को बना दोगे या लाइन को बना दोगे और जब आप सप्लाई के भी लाइन को बना देंगे, तो जहां पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे ना, जहां पर, वो वाले पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। उसके ठीक नीचे में जो आपको क्वांटिटी मिलेगा, ये वाला, उसके ठीक नीचे में जो क्वांटिटी आपको मिलेगा उस क्वांटिटी को आप बोलोगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब ये वाला क्वांटिटी बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं। सेलर एग्री करता है इतनी क्वांटिटी बेचने का, बायर एग्री करता है इतने क्वांटिटी खरीदने का। तो इस क्वांटिटी पे दोनों की एग्रीमेंट है। और इक्विलिब्रियम के ठीक स्ट्रेट में अगर आप प्राइस देखोगे तो उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब सेलर भी उतने प्राइस पे बेचने को तैयार है और बायर भी उतना प्राइस पे करने को तैयार है। तो बेसिकली द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां क्वांटिटी और प्राइस में एग्रीमेंट आ जाता है, दोनों एग्री करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर आपको ये 5 ग्राफ याद है, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और ये भी 5 ग्राफ याद है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो बस इतने कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। सर थोड़ा हमें एग्जाम्पल के साथ समझा दो। चलो, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं और फिर आपको सॉल्व करके उसको दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो आपको बोला, क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको शो करना है इंपैक्ट, आपको शो करना है इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, इफ लेट्स से सप्लाई इंक्रीज, इफ सप्लाई इंक्रीज। हाँ सर, तो इसको कैसे बनाएंगे? चलो पहला वाला मैं बना के दिखाता हूं, दूसरा वाला आप लोग करेंगे।
ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक डिमांड कर्व बना लो। डिमांड कर्व को चलो मैं ब्लू लाइन से बनाता हूँ। तो डिमांड कर्व ये मैं बना लिया, ठीक है। सर डिमांड कर्व नॉर्मल वाला बनाना है? हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप नॉर्मल वाला बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला बनाया। और सर सप्लाई कर्व वो भी नॉर्मल वाला बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो वो भी नॉर्मल वाला बनाएंगे। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है, एस एस। तो ये हो गया सप्लाई कर्व, ठीक है। अब जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम कह देंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इतना तो समझ में आता है आपको? हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। तो अब देखो, इसके स्ट्रेट में जो हमें प्राइस मिलेगा उसे आप इक्विलिब्रियम प्राइस कह दो, और इसके ठीक नीचे में जो क्वांटिटी मिलेगा उसे आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह दो। इतना तो आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप फिर देखना कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सप्लाई विल इंक्रीज, मतलब क्या चेंज आएगा? सप्लाई इंक्रीज वाला चेंज आएगा। तो सर सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होता है? सप्लाई इंक्रीज होने से सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये है, ये वाला सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा? सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो अपने को क्या करना है? सप्लाई कर्व हमारा यहाँ बना हुआ था ओरिजिनल, इसको S1 बोल देते हैं। और अब एक कर्व और बनाएंगे जो कि राइटवर्ड शिफ्ट में दिखा देंगे। तो एक और सप्लाई कर्व बना दो, S2 नाम दे दो इसका, और इसे हम एरो के मदद से एग्जामिनर को बता देंगे कि हमने राइट के डायरेक्शन में नया कर्व बनाया है, ठीक है। सर इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो चेंज हो जाएगा ना? हाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कर्व वही है बट सप्लाई अब नया हो गया। तो पुराने डिमांड कर्व को अभी नए सप्लाई कर्व से अगर देखेंगे तो यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसे हम पहले वाले को E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं। अच्छा, मतलब अब डिमांड और न्यू सप्लाई कर्व यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पुराना सप्लाई कर्व वो तो गया, अभी तो नया सप्लाई कर्व आ गया, तो यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो सर प्राइस तो फिर चेंज हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, प्राइस चेंज हो जाएगा। पहले वाले को EP1 बोल दो, दूसरे वाले को EP2 बोल दो, जो कि पहले के कंपैरिजन से कम है। अच्छा, और सर क्वांटिटी भी तो चेंज हो रहा है। बिल्कुल, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। इसको EQ1 बोल दो, दूसरे वाले को EQ2 बोल दो, जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो आपको बोला है ना शो द इम्पैक्ट। तो EP इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है? आप देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो आप बोल दोगे इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, ठीक है। तो इसमें आप फॉल बोल देना। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ रहा है ना, राइटवर्ड जा रहा है, तो इसमें आप राइज बोल दोगे। मतलब आप प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे। सर ये तो बहुत इजी है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ग्राफ्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निक समझना है। मैं आपको टेक्निक समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे आप कुछ भी बना लोगे ग्राफ, ठीक है। आप ग्राफ रटने जाएंगे तब तो फिर ये चैप्टर आप में आपको रोना आ सकता है, ठीक है। अभी देखो सर, एक हमें भी करने दो, चलो ठीक है, एक आप करो। सर हमें ना डिमांड डिक्रीज वाला करने दो, चलो ठीक है, जैसा आप बोलो। आप लोग डिमांड डिक्रीज बोल रहे हैं तो मैं आपको डिमांड डिक्रीज करने देता हूँ, ठीक है। इफ डिमांड डिक्रीज, तो आप ना इधर बनाओ एक न्यू कर्व। तो सर ठीक है, हम लोग बोलते जाते हैं, आप बनाते जाइए, ठीक है। तो पहले सर आप डिमांड का नॉर्मल कर्व बना दो, चलो ठीक है, मैं डिमांड का नॉर्मल कर्व बना देता हूँ। तो ये डिमांड का नॉर्मल कर्व है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है? सर अब आप सप्लाई के नॉर्मल कर्व बना दीजिए, ठीक है। सप्लाई का भी नॉर्मल, नॉर्मल वाला क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है नहीं ना। क्वेश्चन में अगर बोलता कि सप्लाई का परफेक्टली इन इलास्टिक बनाओ या सप्लाई का इलास्टिक बनाओ, तो फिर मैं वो करता। कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाला बना दिया। सर कर्व बनाई या स्ट्रेट लाइन? अरे यार, हर वीडियो में एक ही चीज क्यों पूछते हो? कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। सर जहां इंटरसेक्ट किया ना उसे इक्विलिब्रियम बोल दो, चलो बोल देते हैं, इसे E1 बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। और इसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोल देते हैं, 1 वाला। और इसको हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोल देते हैं, 1 वाला, ठीक है। इतना हो गया। सर अब क्वेश्चन ना बोल रहा है डिमांड डिक्रीज। तो डिमांड डिक्रीज होने से हमें ऐसा लगता है कि डिमांड का लेफ्टवर्ड जाएगा। एक बार चेक कर लो तो चेक कर लेते हैं। ये देखो डिमांड डिक्रीज होने से लेफ्टवर्ड जाता है, सही बोला आपने। तो चलो अभी डिमांड डिक्रीज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिमांड को लेफ्टवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नया डिमांड का, पहले वाले को D1 बोल देते हैं, इसको अपने D2 बोल लेते हैं, ठीक है। और एरो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो एग्जामिनर समझेगा ना कि हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा देंगे। सर अब तो सप्लाई कर्व तो वही है, लेकिन डिमांड कर्व चेंज हो गया, तो इक्विलिब्रियम भी बदलेगा। बिल्कुल, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप सब समझते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इसको E2 बोल देंगे। अब इसको प्राइस पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं तो हमें प्राइस जो है वो फिर से गिरा हुआ मिल रहा है, लेकिन अब की बार जो है ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमें डिक्लाइन मिल रही है। तो प्राइस वाले में भी हम लोग फॉल बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाले को भी हम लोग फॉल बोलेंगे, दोनों ही फॉल हो रहे हैं। सर आप ना अब हमें एक थोड़ा तगड़ा सम दो, ये छोटे छोटे सम से हमारा मन नहीं भर रहा। चलो ठीक है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सब मिटा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा अच्छा लेवल का सम देता हूँ, ठीक है। तो आप बताना, शो द इम्पैक्ट on equilibrium price and equilibrium quantity if supply curve is perfectly, कौन सा बोलूं, इलास्टिक या इनइलास्टिक, कोई भी ले लेते हैं, इनइलास्टिक एंड डिमांड कर्व डिक्रीजेस। सर ये टेक्निक सीख लेने से हम लोग कोई भी सम कर लेंगे, हाँ कोई भी कर लोगे, कोई भी ग्राफ कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना स्पेशल डिमांड रख दिया उन्होंने, बोला सप्लाई कर्व को आपको परफेक्टली इनइलास्टिक ही दिखाना होगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे होता है, ये वर्टिकल, इसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। ग्राफ आपको नॉलेज स्ट्रांग रखना पड़ेगा, सर हमारा नॉलेज स्ट्रांग है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो ये हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व हो गया। अब डिमांड कर्व के बारे में बोला है क्या, हाँ सर डिमांड कर्व के बारे में बोल रहा है डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मतलब पहले तो नॉर्मल बनाएंगे फिर बाद में ना डिक्रीज करेंगे, तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं। तो पहले आप नॉर्मल डिमांड कर्व बना लो, लेट्स कॉल दिस डिमांड कर्व, ठीक है, D1 बोल देते हैं इसको। अभी इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, सर जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आ रहा है, तो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोल देंगे 1, और नीचे में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोल देंगे 1, ठीक है। अच्छा सर अब ना डिमांड कर्व को डिक्रीज करके दिखाना है, तो डिक्रीज करके कहाँ लेके जाएंगे, तो डिक्रीज करने से तो लेफ्ट में जाता है, चलो तो डिमांड कर्व को लेफ्ट में लेके जाते हैं। तो ये हमारा एक और डिमांड कर्व बन गया D2। इसको ना आप लेफ्ट में लेके जाओ, एरो दिखाना जरूरी है, देखो तीनों बार मैंने बोला एरो दिखाना जरूरी है, आप हाथ में टैटू बनवा लो, एरो दिखाना जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा, नया इक्विलिब्रियम न्यू जगह पे कहां इंटरसेक्शन हो रहा है, ये देखो न्यू यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, पहले वाले को 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देंगे, ठीक है। नया इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है, ठीक है। सो नया प्राइस पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पहले से नीचे, तो प्राइस फॉल हो रहा है। लेकिन क्वांटिटी वाइज देखोगे तो क्वांटिटी फिर से वही हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 था वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 2 है। तो अगर आपसे पूछा कि इक्विलिब्रियम प्राइस में कैसा चेंज आएगा, आप बोलोगे फॉल होगा। आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कैसा चेंज आएगा, आप बोलना नो चेंज, ठीक है। अब देखो ऐसे करके ना बुक में 18-20 ग्राफ है, सब करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने और डिटेल में इसको अपने ऐप के कोर्स में कराया है, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट काम चलाने का नॉलेज मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, आगे चलिए। अब देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ, वो है प्राइस सीलिंग का टॉपिक, ठीक है। और आपके लिए ना इस वीडियो के एंड में मैंने एक बोर्ड का भी क्वेश्चन डाल के रखा है, तो वो भी आपको एक बार देखना है, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे फोकस करो, सर प्राइस सीलिंग क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको प्राइस सीलिंग क्या है। पहले ना आप एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व बना लो, चलो बन गया नॉर्मल डिमांड कर्व। उसके बाद ना आप एक नॉर्मल सा सप्लाई कर्व बना लो, चलो ये भी बन गया नॉर्मल सा सप्लाई कर्व। अब आप देखो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। नीचे में आ जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब दोनों को यही क्वांटिटी अग्रीड है, बायर सेलर दोनों को। और यहाँ पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, ये भी दोनों को अग्रीड है, बायर सेलर दोनों को। अब देखो सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रूम, आप अपने बेडरूम के बारे में सोचो, बेडरूम में दो पार्ट होते हैं ऊपर नीचे, एक होता है सीलिंग, सीलिंग मतलब रूम का सबसे ऊपर वाला पार्ट, और एक होता है फ्लोर, फ्लोर नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस सीलिंग, सीलिंग कहाँ होता है, सीलिंग होता है सबसे ऊपर, फिर इसके बाद एक प्राइस फ्लोर भी आएगा, वो होता है नीचे। तो अभी सीलिंग मतलब ऊपर, क्या आप रूम के सीलिंग से भी ऊपर जा सकते हैं क्या, नहीं, सीलिंग इज द अपर लिमिट, एक कहने का मतलब है अपर लिमिट। आप अपने रूम को देखो, देखो ऊपर फैन को देखो, ऊपर देखिए एक बार, सबको ऊपर देखो, तो आप क्या उसके ऊपर और जा सकते हो, नहीं।
उस रूम का वही अपर लिमिट है। तो सरकार क्या करती है ना, सरकार कभी कभी प्राइस की एक अपर लिमिट सेट कर देती है। सरकार कभी कभी प्राइस की अपर लिमिट सेट कर देती है कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। मतलब ये वाला प्राइस कौन सा है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये तो बायर सेलर ने मिलके फिक्स किया। ठीक है, ये तो बायर सेलर ने डिमांड सप्लाई के थ्रू ये फिक्स हुआ है। बट कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आके अपना प्राइस लगा देती है। मैं जीपी लिखता हूं, गवर्नमेंट प्राइस। तो गवर्नमेंट आकर ना अपना प्राइस सेट कर देगी। गवर्नमेंट विल डू व्हाट, गवर्नमेंट विल सेट इट्स ओन प्राइस। गिव मी 1 सेकेंड। सो द गवर्नमेंट विल डू व्हाट, द गवर्नमेंट विल सेट इट्स ओन प्राइस, है ना। और गवर्नमेंट बोलेगी कि इससे ऊपर नहीं जाना है, तो गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे प्राइस सेट कर दिया। अब पहले का प्राइस ऊपर था, बट गवर्नमेंट आके बोलती है कि ना, हमारा प्राइस चलेगा, इससे ऊपर नहीं जाओगे। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने लोअर डाउन नहीं तो कर दिया, गवर्नमेंट ने तो प्राइस नीचे कर दिया एक हिसाब से। गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे प्राइस से ऊपर जाओगे नहीं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने प्राइस डाउन कर दिया ना, गवर्नमेंट ने प्राइस डाउन कर दिया। अब अगर प्राइस डाउन होता है तो किसके घर में खुशियों की लहर दौड़ेगी? सर बायर्स के घर में, क्योंकि बायर खुश हो जाएंगे ना, प्राइस कम हो गया। और सेलर्स सेलर्स दुखी हो जाएंगे क्योंकि सेलर्स को कम प्राइस मिल रहा है। तो आप देखो, यहाँ पे आप देखो, अगर इसी प्राइस पे आप देखोगे ना, तो देखो सप्लाई का क्या हाल है। सप्लायर लोग, यही तो एस वाला तो सप्लायर का लाइन था, रेड वाला। तो सप्लायर लोग जो है, सप्लायर्स क्वांटिटी ये कम हो जाएगा पहले से। लेकिन अगर इसी प्राइस पे आप बायर की क्वांटिटी देखोगे, तो बायर की जो क्वांटिटी है, बायर्स क्वांटिटी, वो ज्यादा हो जाएगा। तो बायर खुश होकर ज्यादा डिमांड करेंगे, सेलर दुखी होकर कम सेल करेंगे। ठीक है, ये जो गैप बन रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप को हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्योंकि डिमांड करने वाले वो तो खुश है, कम दाम में मिल रहा है तो वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सप्लायर लोग कम सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहा है एक्सेस डिमांड। तो प्राइस सीलिंग की वजह से हो जाता है एक्सेस डिमांड। भीड़ लगा लगा के लोग आ रहे हैं खरीदने, लेकिन सेलर्स बेचने को रेडी नहीं है। तो सर इसका मतलब मार्केट में तो शॉर्टेज हो गया। सपोज पहले 100 यूनिट्स बिक रहे थे, पहले 100 यूनिट्स बिक रहे थे। नाउ बायर्स वांट टू बाय 150 यूनिट्स, बट सेलर्स वांट टू सेल ओनली 50 यूनिट्स। तो सर 50 यूनिट ही केवल बेचना चाह रहे हैं वो लोग, खरीदने वाले 150 यूनिट खरीदना चाह रहे हैं। कैसे होगा, कैसे डीलिंग होगी? तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला सबसे पहला तरीका सबसे पहला तरीका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब जो पहले आएगा, जो 50 पहले आ जाएंगे, उनको हम लोग बेच देंगे। ठीक है, उनको प्रोडक्ट बेच देंगे, फर्स्ट 50 विल गेट इट। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है चॉइस ऑफ द सेलर। अगर सेलर को आपकी शक्ल पसंद आ गई, तो सेलर आपको वो प्रोडक्ट बेच देगा, वरना वो फिर किसी और को बेच देगा। मतलब टोटली सेलर का चॉइस हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड होता है रैशनिंग। रैशनिंग क्या होता है सर? वो अकाउंट्स में प्रोराटा पढ़ते हैं ना हम लोग, प्रोराटा वाला केस है। मतलब आप आओगे 10 यूनिट मांगने, सेलर आपको बोलेगा कि देखो 10 नहीं 3 मिलेगा। ठीक है, 10 नहीं 3 मिलेगा, मतलब सबको कम कम मिलेगा, क्योंकि 150 लोगों को सेटिस्फाई करना है, सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स है, तो सबको पूरा पूरा थोड़ी ना दे सकते। तो हम लोग प्रोराटा बेसिस पे, उसको इको में रैशनिंग बोलते हैं, तो रैशनिंग करके मिलेगा। ठीक है, और सर ये नीचे ब्लैक मार्केटिंग क्या लिखा है? ब्लैक मार्केटिंग होती है इलीगल सेलिंग। देखो सरकार ने तो अपना दाम बता दिया, ये मैंने जीपी मतलब गवर्नमेंट प्राइस बोला है, तो गवर्नमेंट ने तो अपना प्राइस कम करके रखा है। हाँ सर, गवर्नमेंट ने तो प्राइस कम करके रखा है, तो सेलर सेटिस्फाइड होगा क्या ना? देखो सेलर तो पहले ज्यादा प्राइस पे डील कर रहा था, उससे तो पहले ज्यादा कमाई हो रही थी, और अभी सरकार बोलती है कि नहीं आप ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते। तो इससे डिससेटिस्फाइड होकर सेलर लोग क्या करेंगे? इलीगली, ये करना नहीं है कभी लाइफ में, ठीक है, इलीगली वो ज्यादा प्राइस में बेचेंगे। मतलब वो क्या करेंगे ना, वो बायर लोग को बोलेंगे देखो अगर आपको चाहिए ना, तो आप शॉप के दरवाजे से नहीं, आप खिड़की से आओ, खिड़की से आओ, वहां पे हम आपको ज्यादा दाम में सेल करेंगे। अब देखो बायर लोग में तो डिमांड है, बायर लोग तो ज्यादा खरीदना चाहते हैं। ठीक है, उनको डर है शॉर्टेज का, तो वो ज्यादा दाम में भी खरीदने में रेडी हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग, वेर यू इलीगली सेल द प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस, सरकार को बिना बताए। ठीक है, तो ये गलत है, ये कभी करना नहीं चाहिए, बट करते हैं लोग मार्केट में। दिस इज रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू इट व्हेन यू ग्रो अप। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस सीलिंग। ठीक है सर, इसी तरीके से प्राइस फ्लोर भी होता है क्या? हाँ, प्राइस फ्लोर होता है, उसमें नीचे की लेवल सेट कर देते हैं, मतलब इससे नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, इट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट ओनली।
नीचे नहीं जाएंगे। मतलब यहाँ पे अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ बना बना के दिखाया है, इस बार मैंने ग्राफ पहले से बना के डाला है, ठीक है, लॉजिक वही है। इसमें क्या होगा, ये जो P0 है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, और P1 जो है ये गवर्नमेंट का प्राइस है। गवर्नमेंट ने इस बार ऊपर में प्राइस सेट कर दिया है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस प्राइस से नीचे नहीं आ सकते। तो अब की बार देखो, गवर्नमेंट ने प्राइस ऊपर ले गया, तो प्राइस ऊपर ले जाने से कौन खुश हो जाता है? सेलर लोग, सेलर खुश हो जाते हैं, और बायर लोग दुखी हो जाते हैं। इस केस में ना एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। सिंस द प्राइसेस हैव गॉन अप, तो बायर्स पीछे हट जाएंगे और सप्लायर्स जम के सेलिंग करेंगे, करना चाहेंगे। बट बिकॉज अब देखो, पहले 100 यूनिट्स बिक रहा था। हाँ सर, समझ गए। अब आप देखोगे तो अब सेलर लोग 150 यूनिट्स बेचना चाह रहे हैं। हाँ, और बायर लोग केवल 50 यूनिट्स खरीदना चाह रहे हैं। सो सेलर्स वांट टू सेल 150, बट बायर्स वांट टू बाय ओनली 50। तो बायर तो 50 खरीद के चला जाएगा, और आप दुकान में जो ज्यादा लेकर प्रोडक्ट बेचे, आपका तो अनसोल्ड रह जाएगा। तो अनसोल्ड रहने पे क्या होगा? देखो, जनरली द गवर्नमेंट हैज टू परचेज इट। चुल किसको मचा हुआ था? गवर्नमेंट को। उसने दाम बढ़ाया ना, तो अभी गवर्नमेंट ही फिर खरीदेगी। जब ये सब माल अनसोल्ड रह जाएगा ना, तो गवर्नमेंट ही इसको खरीदेगी। ठीक है। एक काउंसिल का क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, तो मैंने जो आपको टेक्निक सिखाया उसी टेक्निक से आप कर लोगे। बट मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे देखो, साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है। साइमल्टेनियस चेंज का मतलब होता है साइमल्टेनियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिमांड भी इंक्रीज होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगा। डिमांड भी इंक्रीज होगा, सप्लाई भी, मतलब दोनों के ग्राफ राइटवर्ड जाएंगे। ठीक है। ये काउंसिल का आंसर है। उन्होंने ना एरो से दिखाया नहीं है, आप ना एग्जाम में एरो जरूर बनाना। ठीक है, आप एग्जाम में एरो जरूर बनाएंगे। ठीक है सर, हम लोग बना देंगे। ठीक है, एरो जरूर बनाना। अच्छा सर, साइमल्टेनियस चेंज में तो दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों राइटवर्ड जाएंगे, लेकिन इसमें ना 3 केसेस हो सकते हैं। केसेस एक हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वली इंक्रीज हो। एक केस हो सकता है कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो, सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज हो। एक केस हो सकता है कि डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज हो, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो। तो 3 केसेस हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 केसेस। ये दोनों मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, आप समझ लेना। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि देयर कैन बी 3 केसेस। आप ये मत सोचना कि दोनों इंक्रीज हो रहे तो दोनों इक्वली इंक्रीज होंगे। देयर कैन बी 3 डिफरेंट केसेस। आंसर के साथ मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। बच्चों ने क्या गलती किया था एग्जाम में वो भी आपको लिख दिया है। इंक्रीज का है, आपको डिक्रीज का भी आ सकता है। तो आप इतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और करना है, तो आप मेरे ऐप कोर्स में ग्राफ वाला पोर्शन पूरा देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, उसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं करना होगा। टू बी ऑन द सेफर साइड, यू कैन डू दैट। हम, मेरा काम था आपको ये चैप्टर समझाना, और मैं चैप्टर आपको समझा दिया। ठीक है, सो दिस वाज मार्केट मैकेनिज्म। थैंक यू।